बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल मेथड जो है इसके ज़रिए हमने रेट फाइंड करनी है। जी देखें, केमिकल मेथड में हमने क्या करना है, ये वही मेथड है जो लास्ट टाइम आप लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड के ज़रिए जो है कंसंट्रेशन को और रेट का टाइम का ग्राफ ड्रा किया था और उससे रेट फाइंड कर ली थी। अच्छा, ये एक रिएक्शन है, इसमें ये एस्टर है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? और इससे एसिड बनेगा और एथेनॉल बनेगी। ठीक है, जैसे आप लास्ट टाइम ये रिएक्शन आप लोगों ने उलट पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, इसी को उलट करेंगे तो वो चीज़ बन जाएगी। ठीक है, एस्टर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिड बन जाएगा। और अच्छा, आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम जब हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा तो मैंने कहा था कि जो एसिड है उसका हम रिएक्शन मिक्सचर लेंगे वक्फे वक्फे से और उसको टाइट्रेट करवाएंगे विद अल्कली और हमें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का पता चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह हमने यहाँ पर भी रिएक्शन मिक्सचर लेना है और उसको टाइट्रेट कराना है विद स्ट्रॉन्ग बेस, विद जिसको हम अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने यूजिंग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। हमने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने टाइट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन मालूम करने का एक मेथड है। क्या है? कैसे कंसंट्रेशन मालूम करने का मेथड है? मिसाल के तौर पर आपको बेस दिया गया है, बेस की आपको स्ट्रेंथ दी गई है। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 0.1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन का आपको पता है, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज गिवन, ये गिवन है। अब आपने क्या करना है, इसको रिएक्ट करवाना है विद HCl, विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब आपने इसको रिएक्ट करवाया तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। अब जब HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो डेफिनेटली HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें पता चलेगा कि ये कितना उसके साथ रिएक्ट कर गया है, तो हम HCl की कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास HCl नहीं है, यहाँ हमारे पास एसिड है, एसिटिक एसिड है। क्या नाम है? हमने जब रिएक्ट करवाया तो एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। और विजुअली जो है हम देखने के लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, जैसे हम सोल्यूशन में इंडिकेटर डालेंगे उसका रंग अपीयर हो जाएगा, फिर हम ऊपर से एसिड डालना शुरू हो जाएंगे। जब एसिड मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर जाएगा वो कलर फेड हो जाएगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये बात है, इसको हम पूरे प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। एनी हाउ हम टाइट्रेशन से कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? लास्ट टाइम जो आपने ग्राफ देखा था वो फॉलिंग कर्व थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे ही। क्यों? वहाँ हम रिएक्टेंट की बात कर रहे थे, यहाँ हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब टाइट्रेशन करानी है तो हमारे लिए प्रोडक्ट एसिड है, इसीलिए एसिड की टाइट्रेशन होगी। तो इसलिए एसिड जो है वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ, और इसलिए आपको एक राइजिंग कर्व मिलेगी। क्यों? क्योंकि दो तरह की रेट दोनों तरीक़ों से फाइंड हो सकती है। अगर आप रिएक्टेंट की बात करें तो कंसंट्रेशन कम होगी, अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। वो कह रहा है यहाँ पर किसी भी लाइन पर आप टेंजेंट ड्रा कर लें, टेंजेंट, और उसी तरह मतलब बेस और मतलब उसका परपेंडिकुलर ड्रा करके वहाँ से आप दोनों की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा C बटा डेल्टा T। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, कहता है टेंजेंट ड्रा करें और उससे परपेंडिकुलर ड्रा करके उससे थीटा बनाएं, एंगल, और थीटे का टेन ले लें, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड रेट। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका वही जो मैंने बताया है, इधर आपने कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लिया और इधर टाइम है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड को निकालें और इधर टाइम को निकाल कर डिवाइड कर दें तो ये भी रेट आ जाएगी। ये दोनों तरीकों से हम रेट को फाइंड कर सकते हैं। ओके होगी बात? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। तो आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, शुरू में देखिए रेट बहुत ज़्यादा होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी। आगे है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जब कोई रिएक्शन देते हैं
तो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। मॉलिक्यूल आपस में जब वो कोलाइड करते हैं तो दे फॉर्म अ प्रोडक्ट। व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड एंड देयर इज पॉसिबिलिटी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि दो तरह के कोलाइंस होते हैं। एक वो कोलाइन है जिसे हम इफेक्टिव कोलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलाइन वो कोलाइन होता है जिस कोलाइन में वो टकराएं और प्रोडक्ट बना दें। मसलन एक मॉलिक्यूल है, वो आकर ज़ोर से इस तरीके से टकराता है कि उसके बाद वो प्रोडक्ट बना देता है। उसके बाद वो उस कोलाइन को हम इफेक्टिव कोलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर वो मॉलिक्यूल कोलाइड करे और बगैर प्रोडक्ट बनाए उसी तरह वो दोनों वापस चले जाएं तो दिस इज कॉल्ड इन इफेक्टिव कोलाइन। उसको हम क्या कहेंगे? इन इफेक्टिव ओके, राइट। आपको समझ आ गई? इफेक्टिव कोलाइन क्या है? वो कोलाइन जिसमें मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट, दैट टाइप ऑफ कोलाइन इज कॉल्ड। और जिस कोलाइन के बाद वो प्रोडक्ट ना बना सकें एंड दे रीबाउंस बैक, वो वापस चले जाएं, तो दैट कोलाइन इज कॉल्ड इन इफेक्टिव कोलाइन। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि याद रखना है कि ऑल द कोलाइंस आर नॉट इफेक्टिव। अगर सारे कोलाइन इफेक्टिव होते तो सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन जाते। इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनते। इसका मतलब ऑल द कोलाइंस आर नॉट इफेक्टिव। ओनली सर्टेन या वेरी स्मॉल या थोड़ी मिकदार में कोलाइन इफेक्टिव होते हैं आम रूटीन में। अगर हम रेट को और पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों को बढ़ा लें तो फिर किसी हद तक कोलाइन इफेक्टिव बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ऑल द कोलाइंस आर नॉट इफेक्टिव। ऑल द कोलाइंस आर इफेक्टिव। कोलाइन करने के लिए मॉलिक्यूल के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे आप स्नोकर की बॉल्स देखते हैं। जब हमने स्नोकर की बॉल को हिट करना होता है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होगी तो फिर वो जाके बॉल के साथ टकराएगा। और फिर उसको आगे भेजने के लिए उसके पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए। मसलन अगर आपकी डायरेक्शन प्रॉपर है, आपने उसको प्रॉपरली हिट किया है, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं थी, वो वहाँ पहुँच ही नहीं सका, इसका मतलब वो हिट नहीं कर सकेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो जब हम बॉल को हिट करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर एनर्जी। वो भी इसी तरह कह रहा है, कहता है इफेक्टिव कोलाइन करवाने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए एंड दैट शुड हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जब वो इफेक्टिव कोलाइन करेंगे तो एक ही वक्त में उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो पीक पे चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? पीक पे चले जाएंगे और उस जगह पर उनकी एनर्जी जाके मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे एक चीज़ का बैरियर होता है, ब्रिज, ऐसे मतलब यूं टकरा कर ऊपर चले गए ऐसे। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे ऊपर गए और ऊपर से फिर वो वापस नीचे आएंगे। वो जहां पर पीक अमाउंट, जो सबसे पीक है, जहां पर उनकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, उस जगह वाली जो एनर्जी है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम इसको कई तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये देख लें ज़रा, ये एक ए और बी मॉलिक्यूल है, ये और ए बी मॉलिक्यूल है। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। आप इसको ए बी ना कहें, आप इसको ए कह लें, ए कह लें, इसको बी बी कह लें, चलें, ताकि फिर उस हिसाब से हो जाएगा। ये ए हो जाएगा और ये बी बी हो जाएगा और ये अब सही है। ए बी बी और ये ओके, राइट, क्लियर। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, आप इसको ए बी भी कह सकते थे, इसको ए बी भी कह सकते थे, फिर ये A2 बन जाता और B2 बन जाता, क्या वो भी सकते हैं, लेकिन आप बुक के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है।
राइट। इसको आप क्या कह देंगे, ए बी, और इसको भी क्या कह देंगे, ए बी। समझ आ गई? अब मैं आपको इसका समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक A2 मालिक्यूल है, AA, यानी एक मालिक्यूल है A2, 2 एटम है इसके अंदर, और ये एक मालिक्यूल है B2 जिसके अंदर B के 2 एटम हैं। ये मालिक्यूल दोनों आपस में टकराए। अब टकराते ही इन्होंने किया इफेक्टिव कोलिजन। क्या किया? इफेक्टिव कोलिजन करते ही इनकी एनर्जी बढ़ गई, इनकी एनर्जी बढ़ गई। और फिर इनके दरमियान आप लोगों ने रिएक्शन के दौरान आपको बताया गया है कि जब कोई रिएक्शन होता है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बनते हैं, पुराने बॉन्ड। अब ये देखें, ये जो स्टेज है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये वो स्टेट है जिस स्टेट पर ओल्ड बॉन्ड आर गोइंग टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर गोइंग टू फॉर्म। पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। ना तो पुराने टूट चुके हैं ना नए बन चुके हैं, यानी बन रहे हैं, बनने की स्टेज में हैं, बनने की। इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि ये वो स्टेट है एट विच द बॉन्ड्स आर गोइंग टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर गोइंग टू फॉर्म, नए बन रहे हैं। और यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होगी, और इस जगह पर भी हम एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, यानी इस जगह पर एनर्जी मैक्सिमम होगी और इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके ओके, बात समझ आ गई। यहाँ पर इसके बाद फिर वो डाउन आके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर ये बात आपको समझ लेनी है कि यहाँ पर उसने जो आसान डेफिनेशन लिखी है एक्टिवेशन एनर्जी की, उसने कहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, जो इफेक्टिव कोलिजन पर एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। जो इफेक्टिव कोलिजन करवाने के लिए एनर्जी चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब मेरी बात समझ लें कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है या जो इफेक्टिव कोलिजन है वो समझ लें कि बैरियर है। एनर्जी एक बैरियर है। कौन सा बैरियर है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में। मेरी बात समझ में आ गई? यानी यूँ समझ लें कि मॉलिक्यूल को एक क्लाइंब है, एक चोटी है जहाँ पर आपने चढ़ाना है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? एक पीक है जहाँ पर आपने मॉलिक्यूल को क्लाइंब करवाना है, और उसके लिए आपको एक ख़ास एनर्जी चाहिए। आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया, आपको नज़र आ रहा है। ये समझ लें ये क्लाइंब है, ये एक पीक है। मॉलिक्यूल को आपने इस पीक पर लेकर जाना है, और जितनी एनर्जी आप इसको पीक पर लेकर जाने के लिए देंगे वो क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। समझ आ गई मेरी बात की? मिसाल के तौर पर ये अगर आप रिएक्शन देखें, ये वाला जो है इसमें आपको नज़र आ रहा है इधर एनर्जी है इस साइड पे, ठीक है, और इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की कम है। नज़र आ रहा है ना? इसका मतलब आप ये बात लिख सकते हैं HP जो है वो लेस देन H, जिसमें ये केस होता है जिसमें प्रोडक्ट की हीट कम होती है देन रिएक्टेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो ये फिर एक्सोथर्मिक है। अगर आप देखें तो एक्सोथर्मिक हो या एंडो हो, ये रिएक्टेंट और पीक, रिएक्टेंट्स और इसके दरमियान जो एनर्जी है उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात आपने याद रखनी है। जो रिएक्टेंट और पीक के दरमियान, यानी पीक तक, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं रिएक्टेंट को पीक तक लेकर जाने वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। इसका मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ओके होगी बात? अच्छा, जब एक्टिवेशन एनर्जी हो गई तो आप ज़रा गौर करें, आपको जो समझाने वाली बात है, आपको पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये वाली जो एनर्जी है ये कहलाती है इंथैल्पी। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है
डेल्टा H बराबर है HP माइनस HR। ऐसा ही है। इसका मतलब ये एंथैल्पी है। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब आप समझ रहे हैं ना कि यहां एंथैल्पी ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है। नजर आ रही है ना? एक्टिवेशन एनर्जी देखें और एंथैल्पी देखें। इसका मतलब एक्सोथर्मिक के केस के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी लेस है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? ज्यादा है। बट इन केस दिस इज एंडोथर्मिक। देखें, आपको नजर आ रहा है कि HP क्या है? बोलो, ऐसे ही है। तो ये फिर एंडोथर्मिक हो गया। और एंडोथर्मिक हो या एक्सो हो, मैंने आपको बताया है कि ये जो पीक है इसके दरमियान और रिएक्टेंट के दरमियान ये क्या है? E। ऐसा ही है। समझ आ रही है? अब ये जो है, मैं जो रेड से ड्रा कर रहा हूं, ये देखें, ये क्या है? अब आपको खुद ही नजर आ रहा है, देख लें। यहां एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है और एंथैल्पी क्या है? कम है। एंथैल्पी क्या है? कम है। क्लियर हो गया पॉइंट? इसका मतलब ये है, इस बात को आपने दोनों सेंसेस में ज़हन में बिठा लेना है कि एंथैल्पी जो है इन दिस केस ग्रेट लेसर है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। यहां एंथैल्पी ग्रेटर है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है। यहां पर आखिरी बात देख लें कि जारी बात है इनको यहां तक लेकर जाना मुश्किल होगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि इनको प्रोसीड कराना या इनके लिए इफेक्टिव कोलिजन को परफॉर्म करना मुश्किल है एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में इफेक्टिव कोलिजन को परफॉर्म करवाना इजी है। क्लियर होगी बात? क्योंकि वहां एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है। यहां पर आखिरी बात ये समझ लें, वो कह रहा है कि अगर सर्टेन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो जाए, इफ द इफेक्टिव कोलिजन्स आर इंक्रीज्ड, या यूं समझ लें ऑल द कोलिजन्स आर इफेक्टिव, इसका मतलब सारे कोलिजन इफेक्टिव होंगे, तो इट विल टेक वेरी शॉर्ट टाइम टू प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। वो बहुत थोड़ा टाइम लेगा प्रोडक्ट। मसलन एक मालिक्यूल आया, उसने कोलाइड किया, उसका कोलिजन इफेक्टिव था, प्रोडक्ट बन गया। यानी हर कोलिजन इफेक्टिव हो जाए। क्या हो जाए? बात पॉसिबल नहीं है, मैं फर्ज कर रहा हूं इफ ऑल द कोलिजन्स आर इफेक्टिव। इसका मतलब देन फिर क्या होगा? रिएक्शन या रिएक्टेंट विल टेक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। रिएक्टेंट बहुत थोड़ा टाइम लेंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, वो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। तो क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन के बाद अगर वो इनइफेक्टिव भी होते हैं तो कुछ टाइम लॉस्ट होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इफेक्टिव कोलिजन जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतना रिएक्शन प्रोडक्ट में तेज़ी से मूव करना शुरू कर देगा। ओके होगी बात? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।